आज मैं क्लास 12th के स्टूडेंट्स को लेसन 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ाऊंगी। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बेसिक बताऊंगी इसके बारे में। जो मनुष्य होते हैं वो किस प्रकार से जनन करते हैं, मनुष्य के जनन अंग कौन कौन से हैं और कैसे संतान का निर्माण करते हैं, आज हम इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। ओके, तो आपको पता ही होगा कि मनुष्य में लैंगिक जनन होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, इसमें कितने गैमेट्स की आवश्यकता होती है? 2 गैमेट्स की आवश्यकता होती है। कितने गैमेट्स की आवश्यकता होती है? 2, है ना। एक मेल गैमेट्स होता है और एक होता है फीमेल। दोनों अलग अलग गैमेट्स होते हैं, एक होता है मेल और दूसरा होता है फीमेल। मेल में मेल गैमेट्स बनते हैं जिन्हें हम स्पर्म्स कहते हैं, फीमेल में फीमेल गैमेट्स बनते हैं जिन्हें हम ओवम कहते हैं। ओके, अब इनका आपस में क्या होगा? विवाह होगा। उसके बाद ये स्पर्म्स एंड ओवम मिलेंगे और क्या बनाएंगे? जाइगोट का निर्माण करते हैं। जाइगोट डेवलप होगा, क्या बनाएगा? एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से किसका निर्माण होता है? चाइल्ड का। इतना तो आपको पता ही होगा। इसे क्या कहते हैं? हम लैंगिक जनन कहते हैं। ओके, आपको पता है कि जो मनुष्य होता है उसमें कितने क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं? 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। कितने क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं? 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इनकी नर जनन कोशिकाओं में कौन सा विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिनके कारण इनमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है? आधी आधी हो जाती है। यानी कि 23 इसमें हो जाते हैं, 23 इसमें हो जाते हैं, तो यहाँ हो जाते हैं 46। ओके, अब हम बात करेंगे निषेचन पूर्व घटना की। सबसे पहला निषेचन पूर्व घटना किसे कहते हैं? यानी कि निषेचन होने से पहले की घटना, जहाँ पर मेल में स्पर्म्स का निर्माण हो रहा है, फीमेल में ओवम्स का निर्माण होता है, इसे कहते हैं हम निषेचन पूर्व घटना। इसमें 2 प्रक्रियाएं हैं। एक तो आपका है क्या? गैमेटोजेनेसिस। क्या है? गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस को हम लोग क्या कहते हैं? आपको पता ही होगा, युग्मक जनन कहते हैं। युग्मक जनन किसे कहते हैं? तो इसके अंदर किसका निर्माण होता है? युग्मकों का। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, है ना। गैमेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। यानी कि वह प्रक्रिया जिसमें युग्मकों का निर्माण होता है गैमेटोजेनेसिस कहलाती है। गैमेटोजेनेसिस कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से होता है। एक तो होता है आपका स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक, सेकंड होता है आपका इसमें oogenesis। क्या होता है? oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस को हम लोग कहते हैं शुक्राणु जनन, oogenesis को कहते हैं अंडाणु जनन। तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स यानी कि शुक्राणुओं का निर्माण क्या कहलाता है? शुक्राणु जनन कहलाता है। फॉर्मेशन ऑफ ओवम्स और अंडाणुओं का निर्माण क्या कहलाता है? अंड जनन कहलाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे नर में कौन सा अंग होता है जो लैंगिक जनन में इन्वॉल्व होता है। नर के ऐसे अंग बताने हैं, मादा के ऐसे अंग बताने हैं जो किसमें? लैंगिक जनन में इन्वॉल्व होते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं लेसन 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होते हैं? तो आप देखिए, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं वो नर तथा मादा जननांग में अलग अलग पाए जाते हैं। नर में अलग पाए जाते हैं और मादा में अलग अलग प्रकार के लैंगिक प्रजनन तंत्र पाए जाते हैं। ये 2 प्रकार के लैंगिक अंग होते हैं। एक तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, दूसरा एसेसरी और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होता है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को हिंदी में हम लोग कहते हैं प्राथमिक लैंगिक अंग। ठीक है, इसमें क्या बनते हैं? गैमेट बनते हैं। उस गैमेट को हम बोल देते हैं स्पर्म, और स्पर्म्स का निर्माण कहाँ होता है? पुरुष के वृषण में, यानी कि टेस्टिस में होता है। नेक्स्ट आता है एसेसरी और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ये वे लैंगिक अंग होते हैं
जो क्या करते हैं, लैंगिक जनन में इन्वॉल्व होते हैं। किस में इन्वॉल्व होते हैं, लैंगिक जनन में इन्वॉल्व होते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो होता है वो लैंगिक जनन में इन्वॉल्व नहीं होता है। एसेसरी और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन को हम लोग द्वितीयक लैंगिक अंग कहते हैं। फर्स्ट आता है, ये भी 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है सहायक नलिकाएं, सेकंड होता है सहायक ग्रंथि। फर्स्ट में सहायक नलिकाओं में क्या क्या आता है, रीड टेस्टिस, शुक्रवाहिका, अधिवृषण एंड शुक्रवाहिनी आता है। सहायक ग्रंथि में क्या आता है, शुक्राशय आता है, प्रोस्टेट ग्रंथि आता है, काउपर ग्रंथि आता है। अब हम सबसे पहले बात करेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की, यानी कि टेस्टिस की। टेस्टिस जो होते हैं वो पुरुष में एक जोड़ी पाए जाते हैं, एक जोड़ी पाए जाते हैं, और ये क्या करते हैं, स्कॉर्टम के अंदर बंद रहते हैं, यानी कि वृषण कोश जो होता है उस वृषण कोश के अंदर ये क्या करते हैं, बंद रहते हैं। ओके, अब इसमें क्या होता है कि ये जो स्कॉर्टम के अंदर बंद रहते हैं, तो जो इनका टेम्परेचर होता है वो शरीर के टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए। यानी कि जो वृषण होता है उनका टेम्परेचर शरीर के टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए। अगर इसका टेम्परेचर हमारे शरीर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होगा तब इसमें गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया होगी, वरना अगर इसका हाई टेम्परेचर होगा तो गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया नहीं होगी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, वृषण जो होते हैं वो वृषण कोश के बाहर क्यों स्थित होते हैं, तो इसीलिए स्थित होते हैं कि इनका जो टेम्परेचर होता है हमारे शरीर के टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए। अभी मैंने आपको क्या बताया था, वृषण बताया था, वृषण में गैमेट्स का निर्माण कैसे होता है। अब हम पढ़ेंगे एक वृषण की संरचना। ओके, एक टेस्टिस की संरचना पढ़ेंगे। एक टेस्टिस जो होता है वो हमारा ऐसा दिखाई देता है। इसमें कितने कंपार्टमेंट्स होते हैं, 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं। कितने कंपार्टमेंट्स होते हैं, 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं, जिनकी संख्या मैंने यहाँ पर 5 से 6 बनाई है। इन कंपार्टमेंट्स को क्या कहते हैं, टेस्टिब्यूलर, टेस्टिब्यूलर लोब्यूल कहते हैं, यानी कि हिंदी में कहते हैं वृषणीय पिंडक। ओके, इसमें 1 से 3 नलिकाएं होती हैं। इन 1 से 3 नलिकाओं को कहते हैं शुक्रजनक नलिका, यानी कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, शुक्रजनक नलिका कहते हैं। क्या कहते हैं, शुक्रजनक नलिका। ओके, जब हम इस शुक्रजनक नलिका को बाहर उठाएंगे और इसका सेक्शन कैसे काटेंगे, गोल करके काटेंगे, तो हमें 2 प्रकार की कोशिकाएं दिखाई देंगी, एक राउंड शेप की, एक क्रॉस शेप की। तो राउंड शेप वाली कोशिका को हम बोल देंगे शुक्रजन कोशिका। क्या कहेंगे, शुक्रजन कोशिका। और जो क्रॉस वाली हैं उन्हें कहेंगे सर्टोली कोशिका। तो जो शुक्रजन कोशिका होगी वो किसका निर्माण करेगी, शुक्राणु का निर्माण करती है। जो सर्टोली कोशिका होगी वो इन शुक्राणुओं को क्या करेगी, पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। अब आप देख रहे हो इसमें स्पेस बचा है खाली, ये जो स्पेस है इस स्पेस को हम लोग बोल देते हैं लीडिंग सेल्स। क्या बोल देते हैं, लीडिंग सेल्स, जिसे हिंदी में कहते हैं अंतराली कोशिकाएं। लीडिंग सेल्स को हिंदी में कहते हैं अंतराली कोशिकाएं, लीडिंग सेल। ओके, ये भी बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन कि लीडिंग सेल का क्या कार्य है। इधर से पूछा जाता है सर्टोली कोशिकाओं का क्या कार्य है। तो लीडिंग सेल्स क्या करती है, पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को स्रावित करती है या फिर एंड्रोजन हार्मोन्स को स्रावित करती है। ओके, अब इसमें हम बात करेंगे एसेसरी और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की। ये एक वृषण की संरचना है। तो इसमें क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया कि 250 कंपार्टमेंट्स पाए जाते हैं। 1 से 3 इसमें क्या होती हैं, शुक्रजनक नलिका होती है। अब इनका सहायक नलिकाओं का क्या कार्य होता है, तो जो वृषण में बन रहे नरयुग्मक होते हैं उनको किसी भी तरीके से कहाँ पहुँचाना, शुक्रवाहिनी तक पहुँचाना या फिर यूरिथ्रा मार्ग तक पहुँचाना, इन सहायक नलिकाओं का ये कार्य होता है। मतलब कैसे पहुँचाएंगे इन शुक्राणुओं को यूरिथ्रा मार्ग तक। तो ये आप देख रहे हो 1 से 3 जो नलिकाएं हैं जिन्हें हम शुक्रजनक नलिका बोलते हैं। ये शुक्रजनक नलिका जैसे ही वृषणीय पिंडक से बाहर आती है तब हम इसे कह देते हैं क्या, रीड टेस्टिस।
क्या नाम दे देते हैं, रीड टेस्टिस। ठीक, अब ये जो रीड टेस्टिस है वो आगे जाकर एक नलिका में प्रवेश करती है, उस नलिका का नाम क्या होता है, शुक्रवाहिका। क्या नाम होता है, शुक्रवाहिका। फिर उसके बाद यहाँ पर स्पम्स बन रहे होते हैं। अब यहाँ पर एक क्या होती है, ग्रंथि होती है, और ये स्पम्स जो होते हैं वो वहाँ जाकर मैच्योर हो जाते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग अधिवृषण ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि, अधिवृषण ग्रंथि। यहाँ पर आकर जो स्पम्स होते हैं वो मैच्योर होते हैं, और अधिवृषण ग्रंथि के बाद ये कहाँ जा कर के निकलते हैं, यूरिथ्रा मार्ग में पहुँचते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं शुक्रवाहिनी। और शुक्रवाहिनी कहाँ जाकर खुलती है, मूत्र मार्ग में जाकर खुलती है। इन्हें कहते हैं सहायक नलिकाएं। ओके, सेकंड होता है आपका सहायक ग्रंथि। सहायक ग्रंथि में सबसे पहले मैंने आपको बताया था, क्या सबसे पहले बताया था आपको मैंने, शुक्राशय का क्या कार्य होता है। सबसे पहली ग्रंथि जो है वो है शुक्राशय। शुक्राशय एक ऐसी ग्रंथि है जिससे एक तरल पदार्थ का स्राव होता है। कैसे पदार्थ का, तरल पदार्थ का स्राव होता है, जो क्या बनाती है, सीमेन का भाग बनाती है, यानी कि वीर्य का एक भाग बनाती है। इस तरल में प्रोटीन, फ्रक्टोज आदि पदार्थ प्रेजेंट होते हैं। ओके, और ये जो सीमेन होता है वो कैसा होता है, क्षारीय होता है। अब इसमें सेकंड पार्ट आता है आपका प्रोस्टेट ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि क्या करती है, ये एक दूधिया यानी कि सफ़ेद रंग का तरल पदार्थ स्रावित करती है, जो कि कैसा होता है, क्षारीय होता है। इसका जो पीएच मान होता है वो 7.4 या से 7.5 तक होता है। तो ये क्या करता है, जो यूरिन में उत्पन्न एसिडिटी होती है उस एसिडिटी को निष्प्रभावी करता है। थर्ड आता है आपका काउपर ग्रंथियाँ। काउपर ग्रंथियाँ, एक नाम और भी बताया था मैंने आपको, बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि। ये क्या करती है, ये एक तरल पदार्थ का स्राव करती है। ये भी क्या करती है, तरल पदार्थ का स्राव करती है। ओके, और ये किस में मदद करता है, लुब्रिकेशन में, यानी कि जो हमारा यूरिथ्रा वाला मार्ग होता है जिसे हम मूत्र मार्ग बोल रहे हैं, उस मूत्र मार्ग को चिकना बनाए रखने का कार्य करती है। थैंक्स।